भारत एक कृषि प्रधान देश है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो देश की सबसे पहली एक चुनौती थी कि इस देश में सबको अनाज मिल जाए, सबको सही अनाज मिल जाए, सबका घर सही से चल सके, राशन सबके साथ सबके पास सही समय पर उपस्थित हो सके। तो देश के किसानों पे ये सबसे बड़ा दायित्व था इस कार्य को पूर्ण करने का। आज़ादी के समय से लेकर आज तक भारत की सबसे ज़्यादा आबादी कृषि में ही लगी है। उसी तरह के आज हमारे बीच एक किसान है जिनको भारत सरकार ने सन 2021 में पद्मश्री से नवाजा है। पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह जी का बहुत स्वागत करता हूं मैं। धन्यवाद। तो शुरुआत में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे ये पद्मश्री प्राप्त किया है, आपको भारत सरकार ने पुरस्कृत किया इसके लिए, तो किसान आप हमेशा से आपका पहले से था कि आपने उसकी रुचि बाद में जगी या आपके पहले से काम घर में हो रहा था, क्या था ये? हम किसान परिवार से रहे हैं और बचपन से ही खेती से लगाव था। वैसे हमारी पढ़ाई BA LLB है। मैं 1-2 साल कचहरी नहीं गया, लेकिन मेरा मन जो है कचहरी में ही लगा। मैं पुनः जो है फिर कचहरी छोड़ कर के खेती में ही लग गया और खेती में मैं कई नया प्रयोग किया। मैं एज ए नवोन्मेषी किसान, इनोवेटिव फार्मर के रूप में मैंने काम किया। कुछ मेरे मन में आया कि कुछ नई प्रजाति जैसे यूनिवर्सिटी के ब्रीडर तैयार करते हैं, वैसे मैं अरहर, धान, गेहूँ की कई किस्में जो है मैं डेवलप किया हूँ, जो हमारी वैरायटी भारत सरकार में 9 वैरायटी हमारी रजिस्टर्ड हो चुकी है। अरहर हमारी 10वीं जो है वो भी प्रकाशन हो चुका है, रजिस्टर्ड हो जाएगी। तो इस तरह से मैं वहाँ से शुरुआत किया और इसके साथ-साथ किसानों को जागरूक करने के लिए मैं कई बार गाँव में किसान मेला, किसान गोष्ठी, अ, किसानों को जो है ट्रेनिंग देना, ये सब मैं करता रहा शुरू से ही। मेरे मन में था कि हमारा गाँव जो है संपन्न हो, समृद्ध हो, किसान हमारा कैसे धनी हो। उत्पादन तो हम लोग बहुत कर दिए। 1967 से लेके 90 तक प्रथम हरित क्रांति में जो नए किस्म के बीज आए, नए तकनीकी की खेती हुई और उसमें जो कृषि यंत्र अच्छे-अच्छे आए, इससे उत्पादन इतना बढ़ा कि हम यहाँ विदेशों से अन्न मँगाते थे, वहाँ दूसरे देश को अन्न भेजने की ताकत में आ गए। लेकिन मैं एक चीज़ देखा कि हमारे किसान जो हैं, जितना उनको संपन्न होना चाहिए, वो संपन्न नहीं। किसानों की समस्या वहीं की वहीं खड़ी थी। तो मैं उसमें प्रयोग किया कि और प्रयोग का सारे लोगों की हमेशा चर्चा होती है कि किसान को उनके उत्पाद का सही दाम नहीं मिलता है। तो मैं इसमें प्रयोग किया कि क्यों ना हम अपने जो उत्पाद करते हैं, सीधे उपभोक्ता के यहाँ पहुँचाएँ। तो मैं जैसे प्याज़ की खेती किया, आलू की खेती किया। मैं उसको ले जा कर के बाज़ार में बोरा बिछा के बैठ कर के मैं इसलिए बेचता था कि मुझे पूरा दाम उसका मिल जाए। क्योंकि किसान का जो मेहनत है, वह तो केवल उसको मिलता है, लेकिन जो उसमें जो प्रॉफ़िट होना चाहिए, वो बिचौलिए खा जाते थे। हुँ। आप जैसे भी आपने कहा कि आपने बीज बनाए, जिससे हाई यील्ड वैरायटी उससे उपजाऊ ज़्यादा हो सके। जी। लेकिन बीज जैसे बनाते हैं तो उसमें 2 तरह के, एक होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड, जैसे बीटी ब्रिंजल एक आया हाँ। था, बीटी कॉटन आया था, जीएम सीड। जीएम सीड्स। तो एक वो भी रहता है कि अगर हम जीएम सीड्स ला रहे हैं तो क्या हमारे ये बाकी पे नुकसान प्रभाव कर सकता है? नहीं, जीएम सीड पे हम लोग काम नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग जीएम सीड के विरोध में हैं। तो उससे जो है किसान जो खुद अपने घर खेती करके अच्छे चीज़ों का उसका रोगिंग करके बीज रख लेता है, अगले साल इसका यूज़ करता है, फिर वो नहीं कर पाएगा। तो उस हम लोग जो जो बीज तैयार करते हैं, हम लोग का ओपन बीज है। इसको किसान 2 साल 3 साल तक जो है अपने घर पर ही पैदा करके उसको दोबारा यूज़ कर सकता है। उस तरह के बीज पे हम काम तो करते हैं। जीएम सीड से क्या नुकसान है, जिसका विरोध भी बहुत करते हैं किसान हाँ, लोग? जीएम सीड एक तो उसमें जो न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, खाने में उसमें क्या दिक्कत आ सकती है, पूरा पोषक तत्व मिलेगा, नहीं मिलेगा। दूसरे जो अगल-बगल जो और फसल हैं, जो हमारी ओपन वैरायटी है, उस पर इनका पॉलिनेशन में असर पड़ता है, तो वो भी बीज नपुंसक हो जाते हैं। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म में ये हमारे खेतों को और खराब हाँ, कर सकता है। किसानों के हित में नहीं है ये। अच्छा, अभी आपने जैसे कहा कि मंडी तक हमने डायरेक्ट पहुँचाया, तो कैसे, मतलब ये मंडी तक डायरेक्ट कैसे पहुँचना शुरू हुआ? कोई सरकार की योजना है कि आपने कुछ अलग से पहल किया? कहीं सरकार तो आज बहुत योजनाएँ लेकर आई है किसानों के लिए, किसान सम्मान निधि है, फसल बीमा है और चीज़ें हैं।
लेकिन हम शुरू से ही एक इनोवेटिव फार्मर थे। तो मैं अपने सोचता था कि मेरा प्याज अगर किसान का प्याज है अगर 5 रुपया किलो है हमारा, और बाज़ार में जो ठेला बेचते हैं वो 10 रुपया बेचते हैं, तो बीच में गैप है वो किसानों को नुकसान होता है। मैं ये प्रयास किया कि हम अब सीधे जो है बाज़ार लगता है ऐसे हर जगह बाज़ारों में, तो बाज़ार में बैठ के उसको बेचा जाए। जैसे चंदवा सिटी में टमाटर है वहाँ पे, तो मैं प्रयोग किया एक, और उस प्रयोग करने के बाद मैं फिर एक सरकार को सलाह भी दिया कि किसान का उत्पाद सीधे उपभोक्ता के यहाँ पहुँचे, तब जाकर किसान संपन्न होगा। और उसके बाद भी मैं आगे बढ़ कर के अभी कई मंचों से भारत सरकार में मैं सेंटरशिप कमेटी बोर्ड मेंबर रहा हूँ भारत सरकार कृषि मंत्रालय में। इसमें हम इसमें स्पाइस बोर्ड में मेंबर हैं, मसाला बोर्ड में आपके जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है। तो कैसे जो है किसान की आमदनी बढ़ेगी, मैं इस पर ज़्यादा काम करता हूँ। उत्पादन तो हमारे यहाँ किसानों ने इतना उत्पादन कर दिया, हमारे वैज्ञानिकों का उसमें सलाह रहा, कृषि यंत्र है, सरकार का सहयोग रहा, उत्पादन कमी नहीं है। लेकिन किसान की हालत, जैसे मोदी जी कहते हैं कि हमारे किसानों की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए, मैं कहता हूँ किसानों का आमदनी दोगुना नहीं, दोगुना 5 गुना 10 गुना होना चाहिए। इसके लिए इस देश के किसान को उद्यमी बनना होगा, व्यवसायी बनना होगा, खेती को व्यवसायीकरण करना होगा, अपने उत्पाद का प्रोसेसिंग करना होगा, पैकिंग करना होगा, ग्रेडिंग पैकिंग करना होगा, फिर इसकी ब्रांडिंग मार्केटिंग चाहे अकेले कर सकते हैं, सक्षम है, या तो समूह बना करके या एपीओ के माध्यम से, तब आपको उसका सही मूल्य मिलेगा। नहीं तो आप उत्पादन करके दे देंगे, उसका लाभ दूसरे लोग लेंगे, आप यहाँ के तहाँ ही खड़े रहेंगे। एक किसान के साथ, आम किसान के साथ एक परेशानी आती है कि उसको ये नहीं मालूम होता कि उसकी ज़मीन का नेचर क्या है? उसमें क्या, उसको कौन से खाद डालने चाहिए, कितने मात्रा में डालनी चाहिए? इसके लिए कैसे कि किसान समझ सकता है कि तो क्या करे? देखिए, जो सही मायने में किसान होगा, जैसे आपके पास 4 बच्चे हैं, तो आपको पता है कि कौन बच्चा कमज़ोर है, कौन मजबूत है, किसको क्या ज़्यादा खुराक देना है, कम देना है। वैसे किसान को, जैसे हम लोग किसान हैं, तो हम लोग को पता है कि हमारा खेत किस साइड का ताकतवर है, किस साइड का कमज़ोर है, कहाँ हमको देसी खाद देना है, कहाँ क्या करना है। अच्छे किसान हैं। दूसरी बात, गवर्नमेंट की तरफ से भी एक स्कीम चली है मृदा परीक्षण का, कि इसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना पोटास है, क्या है, तो उसके अनुसार भी आप उसमें अगर रासायनिक खेती करते हैं तो उसमें उसका उपयोग कर सकते हैं, और आपकी खेती उत्पादन बढ़ेगा और खाद की मात्रा भी बचेगी। बिहार में एक मखाना की खेती बहुत की जाती है मिथिलांचल में। जी। तो वो मखाना उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो पाता है? कुछ तो क्लाइमेट होता है, और कुछ ट्रायल की बातें हैं। जैसे वहाँ पर कोई शुरू किया होगा और आज पूरे क्षेत्र में फैल गया, वहाँ उनको किसानों को प्रॉफ़िट हो रहा है। उसका मखाना बोर्ड भी बन गया, अभी भारत सरकार ने बना दिया कि किसानों का जो मखाना सस्ते रेट में जाता था, अब उसका अच्छा रेट मिलने लगा। विदेशों तक निर्यात हो रहा है मखाना यहाँ से। जैसे वहाँ लीची होता है, तो लीची हम लोग भी अपने खेत में लगाए हैं, लेकिन वह साइज़ के लीची नहीं आता है। तो कुछ तो क्लाइमेट ज़ोन होता है, जिसके हिसाब से वहाँ की चीज़ें वहाँ पर अच्छी होती हैं। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन जो है प्रोडक्ट का है, तो बासमती से चावल है, तो बासमती चावल ज़्यादातर आपके देहरादून में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यहाँ के लिए इसको जो है गवर्नमेंट ने वो मान्यता नहीं दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर काला नमक जैसे धान हो जाता है, अच्छा गोविंद भोग धान होता है। तो सबका अलग-अलग एरिया है, एक तरह से है हुँ। कि कौन चीज़ कहाँ होगा। मेन ये है कि लोग प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, प्रयोग भी नहीं करते। कुछ प्रयोग किया भी जाता है, कभी-कभी लोग प्रयोग कर भी रहे हैं। तो जैसे हम लोग अंजीर का प्रयोग किए, यहाँ पर नहीं सफल हुआ, और यहाँ पर ड्रैगन फ्रूट का जो प्रयोग किया किसान सफल हैं, बहुत कुछ किसान बहुत अच्छा कर रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट में अच्छा पैसा निकाल रहे हैं। तो कमर्शियल खेती, व्यावसायिक खेती और उद्यमी बन के उद्योग लगा करके किसान जो है संपन्न बन सकता है। इस पर मैं ज़्यादा लोगों को बताता हूँ। आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि हरित क्रांति ने जहाँ देश को अनाज दिया और ज़्यादातर किसान गेहूँ और चावल पे सीमित रह गए हरित क्रांति की वजह से? अगर शायद ये हरित क्रांति में और हम लोग पूरा और इस अनाजों को लेके चले होते तो आज देश सिर्फ़ गेहूँ और चावल ना उगा रहा होता। देखिए, पहले जो है जो मोटा अनाज होता था, बाजरा, ज्वार, रागी, सामा, कोदो, उसको गरीबों का भोजन माना जाता था। अमीर लोग नहीं खाते थे, उसको गरीबों को जो है मज़दूरी दे देते थे, कुछ करते थे। लेकिन आज 5 स्टार, 7 स्टार होटलों में जो है रागी,
सामा, कोदो का जो है एक अच्छे से डिश बन रहे हैं, उसमें जो है सप्लाई हो रहा है और विदेशों तक डिमांड है। एक इंटरनेशनल मोटे अनाज का जो हैदराबाद में एक सेंटर भी खोला गया, इसमें रिसर्च होता है, उसका कैसे बिस्कुट बनेगा, कैसे उसका जो ब्रेड बनेगा, कैसे उसकी मिठाइयाँ बन सकती हैं, इस पर पूरा उसका रिसर्च हो रहा है और किसान भी अब इस तरफ आ रहे हैं मोटे अनाज पर और समय की माँग है, उसमें न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, स्वास्थ्य हमारा अच्छा रह सकता है। जो आज काफ़ी लोग बीमार हो रहे हैं, हार्ट के मरीज़ हो रहे हैं, कैंसर के मरीज़ हो रहे हैं, तो उनके अंदर गेहूँ, धान खाते-खाते वो भी रासायनिक खाद से पैदा किया हुआ, काफ़ी रोग आ गया शरीर में। जिससे पहले देसी गाय का दूध पीते थे, देसी गाय का घी खाते थे। आज जो क्रॉस वाली गाय हैं, इनके दूध में भी जो है वो पोषक तत्व नहीं है जो होना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें बिगड़ गई, हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य बिगड़ गया, जो रासायनिक खाद, कीटनाशक देते-देते। तो उस पर भी अब काम हो रहा है। सरकार का बहुत बड़ा ज़ोर है कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए और कुछ किसान इसमें लगे हैं। मैं खुद 15 साल से प्राकृतिक खेती करता हूँ। इसमें आज 15 साल हो गया, मैं एक भी दाना यूरिया, डाई, कीटनाशक का नहीं अपने खेत में नहीं डाला हूँ और अच्छा उत्पादन हो रहा। इसमें फसल चक्र अपनाते हैं, सराई ढैचा की खेती का हरी खाद तैयार करते हैं, गोबर खाद डालते हैं। साथ-साथ मेरे पास डेयरी भी है 25-30 गाय का, तो उसका भी गोबर का खाद सड़ा खाद डालते हैं। तो गाँव बहुत संपन्न पहले था, गाँव की आवश्यकताएँ कम थी। ग्राम स्वराज का तात्पर्य ये था कि गाँव का ही बढ़ई, गाँव का ही कोहार, गाँव का ही लोहार सब एक-दूसरे के जो है एक पूरक थे और मिल-जुल कर जो है गाँव के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता था। लेकिन ये जो आधुनिकीकरण हुआ, जो है पाश्चात्य जो नकल हुआ, इसमें हम लोग का वो सिस्टम बिखर गया और उसको फिर से सरकार चाह रही है कि जो है जिस ज़िले का जो चीज़ फ़ेमस है या जिस ज़िले में जो जीआई मिला है, उसको फिर बढ़ावा दिया जाए, उसकी पहचान बने और फिर इस चीज़ों को ले जाकर के हम पूरे विश्व के पटल पे उसको रखा जाए। और इससे उनका किसानों का इनकम बढ़ेगा। पर आज का नौजवान तो खेती करना ही नहीं चाहता है। हाँ, आप बहुत सही कह रहे हैं। हम अपने ही परिवार में देख रहे हैं, हमारी अगली पीढ़ी थोड़ा बहुत देखती है। हमको लग रहा है कि उसके बाद जो अब उनके बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो शायद खेती में नहीं जाएँगे। उसका कारण क्या है? मैं सरकार को कई मंचों से बता चुका हूँ कि आप किसानों को उद्यमी बनाइए। केवल किसान बन के कोई गाँव में खेती नहीं करेगा। जैसे सीड प्रोसेसिंग है, फूड प्रोसेसिंग है, आपके मिल्क प्रोडक्शन है, मिल्क के तरह-तरह की मिठाइयाँ हैं, उत्पाद हैं। अचार मुरब्बा का उत्पाद है। इस तरह से जो है बिस्कुट है, उसे आपके मोटे अन्न का जो उत्पाद है, ये सब जब बनाएँगे वहाँ, तो आपको भी रोज़गार मिलेगा, गाँव के गरीब महिलाएँ हैं, कमज़ोर लोग हैं, जो शहर नहीं जा सकते, उनको रोज़गार मिलेगा। तब आपका बच्चा वहाँ खेती में रुकेगा, क्योंकि पैसा चाहिए ना। आज का आधुनिक युग में मोबाइल चाहिए, बिजली चाहिए, फ्रिज, कूलर चाहिए। तो वहाँ पर केवल गेहूँ, धान बो करके वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिजली बिल नहीं दे पाएगा तो नहीं। तो किसानों को अब एक ही चीज़ है, उद्यमी बनाइए, उत्पादन तो अपने बढ़ जाएगा। उत्पादन तो किसान कर ही रहे हैं हमारे देश के। और एक चीज़ और मैं इधर देखा हूँ कि शहर में जो लोग आते हैं, होटलों में रुकते हैं, शहर से लोग से बोर हो रहे हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा है। तो वो शहर से बाहर जाना चाहते हैं। एक कृषि पर्यटन एक बहुत बड़ा गाँव के लिए वरदान साबित हो सकता है। सरकार इसमें अगर थोड़ा सहयोग करे, गवर्नमेंट की स्कीम है कि 10 करोड़ तक उसका लिमिट है, 10 करोड़ तक आप ले करके आप कृषि पर्यटन बना सकते हैं, इसमें 25% सब्सिडी। लेकिन व्यवहार में सफल इसलिए नहीं है कि एक तो किसानों को बैंक इतना लोन देगी नहीं और दूसरे अगर लोन दे भी दिया बैंक, तो पर्यटन तुरंत चलेगा नहीं, तो वो जो है किसान फ्लॉप हो जाएगा, उसका ज़मीन बिक जाएगी। काफ़ी ज़मीनें किसानों की ट्रैक्टर लेने में और ट्यूबवेल लगाने में बिकी भी है। तो इस हम मेरा सुझाव है कि उस आपके 10 करोड़ की जगह पर 5 करोड़ लिमिट कर दीजिए और सब्सिडी आप जो है 80% कर दीजिए, मतलब 4 करोड़ सब्सिडी कर दीजिए। कुछ प्रयोग करिए, क्योंकि एक कृषि पर्यटन अगर खुलेगा कहीं किसी क्षेत्र में, वहाँ पर उनके परिवार के साथ-साथ, किसान के परिवार के साथ-साथ कम से कम 15-20 लोगों को और रोज़गार मिलेगा। गाँव के महिलाओं को मिलेगा, जो कोई खाना बनाएगा, कोई चाय पिलाएगा, कोई वहाँ पर सफाई करेगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट अगर चाहे तो गाँव को आबाद कर सकते। जब तक अगर गाँव नहीं आबाद हुआ, तो गाँव उजड़ता जाएगा, शहर की आबादी बढ़ती जाएगी। सरकार का सारा ऊर्जा, सारा पैसा, सारा बजट शहर को ही विस्तार करने में खर्च हो जा रहा है और गाँव उजड़ता जा रहा है।
जो लोग देश चल जा रहे हैं, विदेश चल जा रहे हैं। गाँव में आदमी नहीं है, शहरों में इतना भीड़ है कि चलने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। तो मैं बार-बार चाहता हूँ कि हमारा गाँव डेवलप हो। मेरा गाँव बहुत ही अच्छा गाँव है। आप देखेंगे तो लगेगा नहीं, ये जो है, एक जो मॉडल गाँव होना चाहिए, इस तरह गाँव हम लोग सजाए हैं, मेहनत की है। सर अपने बल पर, क्योंकि सरकार थोड़ा-सा इस पर जो है विचार करे, तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। दूसरे जो है, मेरा और सुझाव है, भारत सरकार प्राकृतिक खेती पर बहुत जोर दे रही है। उसका कारण भी है, जो भी बीमारी आजकल कैंसर, गुर्दा, लीवर सबका खराब हो रहा है, या रासायनिक खाद और कीटनाशक के खाने से ही हो रहा है। 90% बीमारी केवल मिलावटी खाना और रासायनिक खाना खाने से हो रहा है। इसके लिए सरकार बधाई के पात्र है कि प्राकृतिक खेती पे मोदी जी ने काफ़ी जोर दिया है। लेकिन फिर समस्या खड़ी होती है कि गाँव में किसान अगर जैविक उत्पाद उत्पाद कर देगा, तो उसका उत्पाद बिकेगा कहाँ? क्योंकि गाँव के किसान तो उनका उत्पाद लेंगे नहीं। उसके हमारे ग्राहक जो हैं शहरों में हैं। शहर में सर्विस वाले हैं, अच्छे व्यापारी हैं, संपन्न लोग हैं। तो मेरा जो सुझाव है कि शहर में एक हब के रूप में आउटलेट खोला जाए, जो कि 10-20-50 किसानों को वहाँ पर दुकान अलॉट किया जाए, जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं या प्राकृतिक खेती करते हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन है ऑर्गेनिक खेती का। और वहाँ पर शहर के लोग जाएँ, वहाँ का उनका सब्ज़ी लेने, उनका जो है अनाज लेने, उनका घी लेने। तो उसके लिए एक वहाँ पर मेरी सुझाव है कि वहाँ पर एक लैब भी होना चाहिए। जैसे मैं स्पाइस बोर्ड में हूँ, तो वहाँ पर एक लैब होता है कि इसमें कितना मिलावट है, कितना क्या है, तब जाकर पास होता है, तब निर्यात होता है मसाला। इसलिए उसको मैं कह रहा हूँ कि शहर के लोगों से हमारी मुलाकात होती रहती है, क्योंकि मैं सबके बीच जाता हूँ। जब से पद्म सिंह मिला, तब से संपर्क हमारा बहुत बढ़ गया। वो कहते हैं, भैया कैसे पता चलेगा जो किसान पैदा किया है गेहूँ धान वो ऑर्गेनिक है? हमारे पास क्या उसका जो है रास्ता है जानने के लिए। तो मैं सरकार से यही कहता हूँ कि वहाँ पर एक लैब होना चाहिए, इससे वो टेस्ट करा ले। दूसरे मेरा ये भी कहना है कि उस लैब का कोई लिटिगेशन में यूज ना हो। जैसे वो खाली अपने जानने के लिए वो लैब हो, कि हम गए जो है घी लेने के लिए, देसी गाय का मान लीजिए 3500 या 4000 का किलो घी है, तो क्या गारंटी को प्योर जो है देसी गाय का है या ओरिजिनल है? तो हम लैब में 200-300 दे कर के टेस्ट करा लिए, क्योंकि स्वस्थ रहना, चीज़ों के बारे में जानना, हम क्या खा रहे हैं, खा रही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, और जानने का अधिकार है। तो उसको हम जान जाएँ, तो हम अगर हम जान जाएँगे तो हम उस चीज़ को नहीं खरीदेंगे। और किसान जान जाएगा कि नहीं, हमारी चीज़ों का लैब में टेस्ट होगा, तब कोई कस्टमर खरीदेगा। वह जो है फिर गलत चीज़ नहीं लाएगा। गलत चीज़ नहीं लाएगा तो जो है उसका डिमांड बढ़ेगा, तो डिमांड बढ़ेगा, किसान उत्पादन बढ़ाएगा। तो हमारी धरती माँ भी स्वस्थ होगी, किसान की भी आमदनी बढ़ेगी, और हमारे देश के लोगों का स्वास्थ्य भी सुंदर होगा। तो ये सब मेरा जो सुझाव है, जो मेरा अनुभव है जीवन का, मैं मंचों पर जब भी जाता हूँ, ये सब अपना विचार रखता हूँ। हम इस साल आप देखें कि किसान फसल काट लिए, उसके बाद पानी बरसा, काफ़ी पानी बरसा। उसमें काफ़ी फसल अ, धान-उन जम भी गया, सड़ भी गया। तो एक मैं व्हाट्सएप पे देखा हूँ, भी उसे ही देखा हूँ कि कुबोटा जापान की कंपनी है, वो एक हार्वेस्टर ऐसा बना रही है, छोटी हार्वेस्टर, उसमें चैन होता है कि वो जड़ से जो है धान का कटाई कर देती है। उसमें क्या क्या आजकल जाते कि हार्वेस्टर कटे के बाद फिर पराली जलाने की बात है, इसमें दुनिया भर के जो है कानून बन गए हैं कि इसमें जुर्माना लगेगा, और प्रदूषण अलग हो रहा है। दिल्ली में पूरा प्रदूषित हो जा रहा है, अगर हरियाणा पंजाब में पराली जला रहा है। तो उस मशीन द्वारा जड़ से कट जाएगा, तो उस पुआल का चारे में भी यूज हो जाएगा, और खेत एकदम जड़ से कटा साफ हो गया, तो उसमें अगला फसल जो गेहूँ, चना, मटर जो भी लेना किसान ले सकता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट काम कर भी रही है। तो इस तरह से इस चीज़ों को सोच-सोच के जो ज प्रगतिशील किसान है क्षेत्र में, जागरूक किसान है, उनसे सलाह लेकर के उनको कमेटी में रखें, उनसे उनकी सलाह लें, तब काम के साथ और अच्छा बेहतर जो है किसानों के लिए हो सकता है। एमएसपी किसानों के लिए आशीर्वाद है क्या अभी साहब? देखिए, एमएसपी का उद्देश्य क्या है कि गवर्नमेंट एक अच्छा रेट फिक्स फिक्स कर दी है कि उससे अगर ऊपर बिकता है तो आप बाज़ार में बेच लीजिए, उससे नीचे बिकता है तो हमें सरकार को उसमें जो है अपना उस रेट पे दे सकते हैं। और 2014 के बाद से सरकार को मैं बधाई दूँगा कि कम कम एमएसपी डेढ़ा से दुगना तक हो गया है चीज़ों का। हुँ। जो रेट था गेहूँ जैसे 13-14 था 24-25 तक हो गया, तो काफ़ी बढ़ा है। और एमएसपी एक मानक तो होना चाहिए। और
एमएसपी की गवर्नमेंट की मजबूरी भी है, जो कि एमएसपी जब तय होता है तो उसमें यह भी देखा जाता है कि हमारे जो खरीद खाने वाले लोग हैं, उनके सेहत पर, उनके जेब पर कितना असर पड़ेगा, उसको भी ध्यान में रख करके बाहर भी जो हमारे उद्योग चल रहे हैं कृषि आधारित, उस पर क्या असर पड़ेगा, बाहर जो निर्यात हो रहा है उस पर क्या असर पड़ेगा, सब चीज़ देख कर गवर्नमेंट एमएसपी तय करती है। बट एमएसपी में सब तरह के अनाज तो है नहीं, तो एक किसान सोचता है कि मैं उन्हीं को उगाऊं जिनमें एमएसपी मिल रहा हो। हाँ, जैसे जो हमारे प्रमुख फसल हैं, गेहूँ है, धान है, मक्का है, साथ बाजरा, मोटे अनाज में भी कुछ जो है शुरू हुआ है बाजरे में, और रागी-वागी के साथ कुछ शुरू हुआ है, मुझे पूरा इसमें याद नहीं है। तो काफ़ी जो ज़्यादा क्रॉप होते हैं उस पर तो है। हम्म। हुँ। तो बहुत से किसान देखते हैं कि महाराष्ट्र में जैसे ज़्यादातर सुनने को आता है कि इन्होंने इतने किसानों ने आत्महत्या कर ली, बहुत से किसानों की ज़मीन बिक जाती है। हुँ। इसको रोकने के लिए क्या करा जा सकता मेरा जो अपना जीवन का अनुभव है, क्योंकि मेरे पास इसमें 3-3 सीड प्रोसेसिंग प्लांट है, एक ऑयल प्लांट है, एक डेयरी प्लांट है, डेयरी हमारे पास है। तो जब वो ज मैं कहता हूँ किसान शुरू करे, एक दिन में कोई व्यापारी उद्यमी नहीं हो जाएगा, लेकिन शुरुआत तो करे। एक हमारे अमरावती में एक मित्र हैं हमारे साथ, कई कार्यक्रम में रहे हैं दिल्ली और उसमें एग्रीकल्चर के। वो आदमी मज़दूरी करता था। मज़दूरी करने के बाद शुरुआत के इसमें अंडे का जो है काम शुरू किए वो। आज के डेट में उनका यहाँ 5 लाख अंडा रोज़ प्रोडक्शन होता है। आज 25-30 एकड़ ज़मीन उनके अमरावती शहर में हो गया, बहुत बड़े उद्योगपति। तो कहीं न कहीं आपको कहीं न शुरुआत करना होगा। किसान केवल खेती करके, खेती 12 महीने काम है नहीं, 4 महीने काम है, 3 महीने काम है, उसके बाद खाली रहते हैं। तो आपको कहीं न कहीं उद्यमी बनना पड़ेगा। गाँव में जैसे ऑयल मिल लगा लिए, तेल पेरने वाले का है, पैकिंग कर लीजिए, ब्रांडिंग करिए, कुछ न कुछ करिए। आप करेंगे, कुछ शुरुआत करेंगे, कुछ आपके बच्चे करेंगे, तो काम आगे बढ़ेगा। अब जैसे मैं कर रहा था बीज का काम, तो बच्चे कर रहे हैं, तो प्लांट हमारे एक आध 2 और बढ़ गए। तो इस तरह से देखिए, शुरुआत तो करना होगा। केवल खेती के सहारे बैठ के और सरकार का दोष देना जो है, इससे काम, सरकार की एक जो सीमाएँ हैं, सरकार आपको प्रमोट करने के लिए कई स्टार्टअप लाई है, कई योजनाएँ लाई हैं। अब आपको उद्योग लगाने के लिए 25%, 30%, 50% तक सब्सिडी है, वो सब गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन किसान को आगे आना होगा। केवल बैठ कर के किसान को सरकार का दोष देना, और उससे झेलना आपको पड़ेगा। गरीबी आप झेलेंगे, आत्महत्या आप करेंगे। सरकार बहुत करेगी, आपको मुआवजा दे देगी, समर्थन कर देगी। पद्मश्री मिलने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आए? खेती कम कर कर पा रहा हूँ, ज़्यादा व्यस्त हो जा रहा हूँ समाज में। लेकिन ये अब अच्छा। हमारे सौभाग्य की बात है। मैं 2003 में किसान मेला बहुत बड़ा कराया था अपने, मुझे शौक था। हम्म। 2007 में मैं बीएचयू के प्रोफेसर पंजाब सिंह थे, यहाँ पर वाइस चांसलर, मैं अपने गाँव में बहुत बड़ा मेला उनके सहयोग से कराया। 2010 में निफ्टम जो फूड प्रोसेसिंग का मेला कराया। और कई हज़ारों किसान हर साल हमारे यहाँ विज़िट करने आते हैं, उनको ट्रेनिंग देना, बताना, समझाना मैं करता रहता हूँ। और इसके साथ-साथ किसानों के लिए मैं अब जो हमारे गाँव है, किसान हैं, मैं हमारे गाँव जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, पूरे उत्तर प्रदेश का, गाँव का, आज के डेट में भी सबसे बढ़िया कॉन्वेंट स्कूल से उनमें बढ़िया स्कूल हम लोग बनवाए हैं। सीएसआर फंड से लोगों से माँग जाँच करके, ये कुछ अपना लगा कर के, वो देखने लायक स्कूल है। इसमें पूरा आपके कंप्यूटर है, डेस्क है, पूरा सोलर, सब चीज़ जितना, लैब है, लाइब्रेरी है, मतलब बहुत ही एकदम पूरी बिल्डिंग गिरा करके नई बिल्डिंग बनाई गई है। तो सामाजिक सेवा भी, कोरोना काल में भी मुझे अवसर मिला, तो उस समय काफ़ी जो है हम लोग चावल, आटा, तेल और घरेलू सामान यहाँ से लेकर लखनऊ तक हम लोग जो सहयोग की, जो भी हम लोग से हो सकता है समाज सेवा में करते रहते हैं। लोगों को रोज़गार देते रहते हैं। कुछ गरीब है तो उनको कोई गोमती बनवा कर दे दिए, जो है कि अपना जिए खाए, किसी को मोटरसाइकिल दे देते हैं कि चलो अब अपने तरफ से कमज़ोर है, अपना उसे कुछ उसका कल्याण हो जाएगा, कमाएगा, खाएगा। तो जो हम, भगवान जितना सक्षम हमको बनाया उतना मैं करता रहता हूँ समाज के लिए। और मेरे मन तो है कि पूरे भारत का किसान इतना संपन्न हो जाए कि शहर के लोग उनको देख के तरसे कि नहीं, हम पहले क्या था, पहले गाँव ही संपन्न होता था। लेकिन शहरीकरण हुआ, नौकरी वालों को तनख्वाह अच्छी मिलने लगी, और गाँव वाले को उत्पादन का जो रेट सही नहीं मिला, किसान पिछड़ गया। आज भी गाँव रहने लायक है, जो गाँव का शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है,
शुद्ध धूप है। शहर में रह रहे हैं, कमरे में न धूप मिल जा रहा है, न शुद्ध हवा मिल रहा है, न शुद्ध पानी यहाँ पर है, न शुद्ध कुछ नहीं है। जी, हमारे यहाँ तो गाँव से दूध आता है, गाँव से तेल आता है, गाँव से पानी आता है, यहाँ तो डेली आता है। बेचता क्या हमारा ऐसा, मैं इसलिए बता रहा था उद्यमी बनने के लिए, अपना प्रोसेसिंग करना है और अपना ब्रांडिंग करना। जो मेरा दूध होता है, उसमें गिर गाय और साहिवाल गाय है, तो मेरा दूध 100 रुपया लीटर बनारस में आता है। अपने यहाँ भी खाने के लिए आता है, मैं हमारे कस्टमर हैं। बिना केमिकल के, बिना एक बूंद पानी मिलाए, बिना इंजेक्शन दिए, मेरा इतना बढ़िया दूध है। मैं अपने गाय को जैविक चारा भी खिलाता हूँ, अपने खेतों का जो उत्पादन होता है। 100 रुपया लीटर हमारा दूध जाता है। जो भी दूध हमारा खा रहा, कोई कस्टमर दूध हमारा लेना बंद नहीं किया, बल्कि एक आध दो कस्टमर और दिया कि भाई हमारे बगल वाले भी मांग रहे हैं, दीजिए। तो इस तरह से किसान को नई सोच, बदलाव करना होगा अपने में। लकीर फ़कीर परंपरागत अगर सोच रखेंगे तो आप जो है आगे नहीं बढ़ेंगे, पिछड़ जाएंगे। तो आपने गीर गाय रखा, गीर गाय के दूध को A2 हाँ, दूध A2 में पे लिखे A2 दूध के क्या फायदे होते हैं? उसमें बताते हैं। तो इसमें जो हेम्प होता है, डील होता है उसका, उसके सूर्य की रोशनी में उसमें कुछ जो है ऐसे तत्व बनते हैं जो सोने का गुड़ कहा जाता है। और जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी इसमें है, वह जो A1 दूध में नहीं पाया जाता, उस A2 में पाया जाता है। A2 दूध प्रैक्टिकल में क्या है कि उसको खाने पीने से आपके 2-4 बीमारी शरीर से निकल जाएगी, और A1 दूध पीने से शायद 1-2 बीमारी आपके शरीर में और बढ़ सकती है। अच्छा। थोड़ा सा एसिडिटी होता है A1 वाले दूध में। लेकिन चूँकि ज़्यादा उत्पादन चक्कर में, नासमझी में, यहाँ पर इतना ज़्यादा क्रॉस हुआ कि बहुत कम देसी गाय हमारी बची है। ज़्यादातर सब जो है संकर नस्ल गाय हो गई हैं। अब धीरे-धीरे योगी जी काफ़ी इस पर प्रयास कर रहे हैं। एक नंदिनी ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत 25 गाय का और 10 गाय का एक योजना चला रहे हैं कि किसानों को जो देसी गाय रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसमें सब्सिडी ही 50% है। हुँ। उसी योजना में मैं भी लिया हूँ उसको, और अच्छा। काफ़ी लोग किसान लिए हैं। तो इससे एक देसी गाय का संवर्धन हो रहा है, और ये जो कि देश के लिए, स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। और ये भी आप सुने होंगे कि जो भी औषधि बनती है आयुर्वेद में, वो केवल देसी गाय के ही गोबर से, मूत्र से तैयार होती है। जो औषधियों में घी के यूज़ होता है, वो भी देसी गाय का ही जो है कहा जाता है कि उसके घी से ही उसमें जो औषधि बनती है, घी वगैरह। देसी गाय की कौन-सी नस्लें होंगी जैसे? देसी गाय में कई नस्लें, जैसे हमारे यहाँ तो गंगातीरी नस्ल है, जो बनारस आपके लेके बलिया तक के जो गंगा किनारे पाई जाती थी। यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश सरकार का एक सेंटर है सांसापुर में, जहाँ अडानी जी का वो बना है, प्लांट लगा है मीथेन गैस का। और हरियाणा में हरियाणा नस्ल गाय हैं, गुजरात में गिर हैं, आपके राजस्थान में थारपारकर हैं, साहिवाल हैं। इस तरह से जो है अलग-अलग जगह पर अलग-अलग सिंधी गाय हैं, आपके रेड सिंधी हैं आपके गुजरात में। इस तरह से अभी बची हैं। अब सरकार का ध्यान है तो इस पर जो है काफ़ी तो चीज़ें। गीर को गुजरात से लाके उत्तर प्रदेश में रखते तो गीर को कोई गाय को मैं परेशानी नहीं होती? मैं गुजरात से ही लाया हूँ, सूरत से लाया हूँ। अच्छा। और अब हमारे यहाँ बल्कि हम गिर लाए, वहाँ साहिवाल लाए हम वहाँ से, राजस्थान के गंगानगर क्षेत्र से। हमको उसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है सीमन लेने में, लेकिन गिर में कोई दिक्कत नहीं है, सब सब सीमन ले रही जो है और अच्छा दूध दे रही है, कोई दिक्कत नहीं कर रही हैं। और देसी गाय बीमार भी कम होती है, इनके अंदर इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होता है। हुँ। अ, जो संकर नस्ल गाय के लिए एसी लगाना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है, काफ़ी जो उनको काफ़ी न्यूट्रिशन देना है, लेकिन इसमें जो है थोड़ा-सा रफ टफ भी अगर आप हैं तो काम चल जाता है। ये सब्सिडी आपने कौन-सी बताई थी जो सरकार दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार? नंदिनी ग्राम समृद्धि योजना जो है योगी जी का एक प्रोजेक्ट है। हुँ, हुँ। देसी गाय को पहले जो साल, अब तीसरा साल है। पहले साल जब शुरू हुआ था, तो इसमें बनारस के केवल मंडल में जितने मंडल ज़िले हैं प्रदेश के, उसमें इस मंडल में 4 लोगों को मिला था। उसमें एक मेरा भी चयन हुआ था, उसमें लैटरी सिस्टम चयन हुआ था। अच्छा। हुआ था। और एक एक के रायतला में एक हैं शार्दुल जी हैं, एक उनको मिला है। एक अनिल सिंह हैदराबाद गेट में हमारे समय में, एक यादव जी हैं यहाँ पर मोहाम पास में। तो सबका डेली शुरुआत हो गया। इनका अभी थोड़ा-सा एक आदमी कैंसिल हो गया था, तब जाके इनका हुआ, अनिल सिंह का। इनका अभी लेट है। और हम लोग भी दूध खा रहे हैं, बहुत अच्छा दूध है। मतलब दूध एक बार आप
गिर गा के पी लेंगे तो दूसरा दूध पीना छोड़ देंगे। हम्म। क्वालिटी है। सरकार ने जो मखाना बोर्ड बनाया उसका क्या उद्देश्य है? मखाना बोर्ड में क्या होता है कि एक उनको एक प्लेटफार्म मिल जाता है, उनके एक वैज्ञानिकों का एक सहयोग मिल जाता है, लैब हो जाता है उसके लिए प्रमोट करने के लिए, निर्यात करने के लिए उनको एक प्लेटफार्म मिलता है। सरकार उसको प्रोत्साहन देती है खेती की बढ़ावा देने के लिए, सब्सिडी वगैरह काफ़ी चीज़ें उसमें जो है। तो कोई अगर नया किसान किसी नई चीज को उगाने के लिए सीखना चाहता है, जैसे मखाना उगाना हाँ, सीखना चाहता है, या कोई ड्रैगन फ्रूट जैसे है, तो ये कहाँ जाके सीख सकता है वो? एक तो जो आपके उद्यान विभाग है, एक तो वहाँ जाइए। दूसरे किसान ज़्यादा अच्छा तो हमको लगता है, जो हमारा अनुभव है कि जो किसान फील्ड पे काम कर रहा है, क्योंकि अब किसान को अच्छे ढंग से समझा लेता है, और किसान किसान की बात समझता भी अच्छे ढंग से है, तो विश्वास होता है। जैसे ड्रैगन फ्रूट में राबर्टगंज में एक किसान है, काम कर रहा है, तो उसके यहाँ जाएंगे तो आप लगेगा कि सामने एक फसल खड़ी है, क्योंकि सिद्धांत में या किताबों में तो बहुत चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन व्यवहार में काफ़ी दिक्कत कठिनाई आती है। जैसे मैं बीज का काम कर रहा हूँ, तो उसमें क्या दिक्कत आती है, क्या नहीं दिक्कत आती है, हमारे यहाँ कोई आएगा बीज के बारे में जानने के लिए, कैसे प्लांट चलेगा, तो मैं उसको प्रैक्टिकल दिखा दूंगा, खेत दिखा दूंगा, पूरा चीज़ बता दूंगा। तो ज़्यादा अच्छा कि कोई अच्छा किसान जो मशरूम खेती कर रहा है, जो ड्रैगन फ्रूट खेती कर रहा है, जो आपके मखाने की खेती कर रहा है, लीची का बाग लगाया, वहाँ पर जाके के किसान सीखें, ट्रेनिंग लें। और गवर्नमेंट की स्कीम भी है, आत्मा योजना के तहत हमें बिहार से पिछले साल हमारे यहाँ कई बसें जो है किसान आए, पूरा भ्रमण किए, बल्कि रात में रुके भी। हमारे पास ना जगह नहीं है, तो मैं टेंट लगवाया, हलवाई लगवाया लोगों को खिलाने पिलाने के लिए। तो आपके पास कौन कौन से अनाज या फसल के लिए आते हैं किसान सीखने के लिए? हमारे यहाँ हम गेहूँ का करते हैं, धान का करते हैं, आलू का करते हैं, अरहर का करते हैं, और चना मटर है, सरसों है। तो इतनी चीज़ों का जो है हम उनको अपना अनुभव देते हैं। अच्छा। तो अभी आप आगे आपकी और क्या योजना है कि और कौन से सीडों के निर्माण बीज का बनाना काम है? तो हमारा अच्छा चल रहा है, कुछ उस पर अभी हमारा सोच चला है, 10 वैरायटी अभी हमारी, कई वैरायटी और है। एक काला नमक पर एक वैरायटी किरण जो है वैज्ञानिकों ने निकाला है गोरखपुर से, लेकिन मैं एक उससे भी एक बेहतर वैरायटी जो है अभी काम कर रहा हूँ, हमारी वैरायटी प्योर हो गई है। तो मैं उस पर शोध काम हमारा चल रहा, लगातार चल रहा। गेहूँ है, अरहर धान है, तो ये जितनी जो रिसर्च आप करते हैं कहीं लैब में करते हैं या? किसान का लैब तो उनका खेती होता है, खेत में ही 3 बाई 6 मीटर की क्यारी बना करके उसमें उसमें उसका डाटा लिया जाता है, इसमें कितना उत्पादन हुआ, कब कम हुआ, कितना पानी लगा, कितना समय लगा, पौधे की ऊंचाई क्या है, पौधे उसके पेन की जो बाली होती है इसकी क्या लंबाई है, कितने दाने हैं, ये सब खेत में ही होता है। और लैब का जो काम है, उसमें जो न्यूट्रिशन प्रॉपर्टी क्या है, उसके लिए मैं बीएचयू से सहयोग ले लेता हूँ, अपना उनके लैब से टेस्ट करा लेता हूँ। ये बता जो बीमारी आई, इसके लिए बीएचयू से हमारा अच्छा संबंध है। अच्छा। वैज्ञानिक लोग हमारा सहयोग भी करते हैं, तो इसमें हो जाता है। तो आपने कहा जैसे आप स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के सदस्य हैं, हम्म। तो स्पाइस बोर्ड का मेन काम क्या होता है? स्पाइस बोर्ड का काम है कि जैसे किसी भी मसाला उद्यमी को कोई भी मसाला, चाहे हल्दी हुआ, चाहे धनिया हुआ, चाहे मिर्चा हुआ, कुछ भी हो, अगर निर्यात करना, देश से बाहर भेजना है, तो उनको जो है अलग सेंटर, कलकत्ता में सेंटर है, गुवाहाटी में भी है, आपके दिल्ली में है, आप केरला में है, बॉम्बे में है। तो वहाँ पर अपना आपका सैंपल भेजना पड़ेगा, उस सैंपल टेस्ट होगा, उसमें फंगस है कि नहीं है, वायरस है कि नहीं है, उसमें केमिकल कितना है, क्योंकि विदेशों में केमिकल ज़्यादा होता है तो रिजेक्ट हो जाता है। अभी एमडीएच का सुने होंगे कि अब जाके अमेरिका से रिजेक्ट हो गया था, ये एवरेस्ट का दोनों का। तो जब ये टेस्ट करते हैं, जब टेस्ट करने के बाद उनका रिपोर्ट दे देते हैं, उसी रिपोर्ट पर फिर जो बंदरगाह पर जो उनका निर्यात होता है, उसमें उसका वो लगता है, प्रमाण पत्र लगता है। अच्छा। और उसमें दूसरा काम है एसफाई बोर्ड का, कि जो किसान इस मसाले खेती करते हैं उनको प्रोत्साहित करना, को सब्सिडी देना, उनको यहाँ छोटी छोटी मशीन देना, से हल्दी उबालने वाली मशीन देना, ये सब चीज़ें। हमने देखा है कि जो हमारे देश की अच्छी फसल होती है उसको हम लोग बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जो खराब क्वालिटी की होती है वो भारत में बेची जाती है। हाँ, ये तो है, लेकिन भाई देखिए, जब बाहर खराब चीज़ तो लेंगे नहीं, तो अगर आपको बाहर से व्यापार करना है तो आपको अच्छी चीज़ भेजनी पड़ेगी।
यहाँ लोग पैसा दे, क्योंकि यहाँ पर एक उद्यमी से हमारी बात हो रही थी, वो कहा कि भारत में हम लोग बाजार देख करके उत्पादन करते हैं, क्वालिटी देख के नहीं। क्योंकि यहाँ क्वालिटी के दाम देने वाले बहुत कम है। जैसे बिस्लरी का बोतल जो 20 रुपये वाला जनरल बिकता है, उसी का जब वेदिका आता है वो 60 रुपये 30 रुपये लीटर है, उसको कम लोग लेते हैं, एयरपोर्ट में लेते हैं, जो बड़े बड़े होटलों में लेते हैं। तो बाजार देखकर ही जो है, जब व्यापार करने वाला है उसको तो भाई उत्पाद बेचना है, उसके पास पैसा लगाया है, बैंक का पैसा है, बिजली का बिल है, लेबर है, तो उसका उत्पाद बिक जाए उस हिसाब से वो तैयार करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग आके आजकल एक ट्रेंड बना है। हाँ। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट के लिए क्या करती है, और आप लोगों का कैसा है उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए? मैं बोल चुका हूँ कि ऑर्गेनिक खेती तभी बढ़ेगा जब शहरों में किसानों को एक बल्क में जो है उनका आउटलेट खोलने के लिए जगह मिलेगा, और वहीं लैब रखा जाएगा जिसमें कि जैसे आपको लेना हुआ ऑर्गेनिक गेहूँ, ऑर्गेनिक गेहूँ का रेट है 60 रुपया किलो, सामान्य गेहूँ का रेट है 30 रुपया किलो। अब आप दुगना पैसा दे रहे हैं तो आपको कैसे विश्वास होगा कि जो है ऑर्गेनिक है? किसान कह रहा है भाई ठीक है, बहुत संबंध है तब मान गए एक आध लोगों का, लेकिन जनरल कैसे मानेंगे कि सही कर रहा है? तो आप उस लैब में टेस्ट करा लीजिए, टेस्ट में सही निकले ऑर्गेनिक है तब लीजिए। इसलिए लैब होना जरूरी है, और उस लैब के रिजल्ट का जो है मुकदमेबाजी ना हो कि मुकदमे पड़ जाए, खाली जानने के लिए वो लैब होना चाहिए। उसका फीस जो है उस कस्टमर देने को तैयार होगा। सिक्किम एक राज्य है जहाँ जिसको ऑर्गेनिक खेती के लिए सबसे ज़्यादा माना जाता है। तो और भी राज्यों को ऐसा करना चाहिए कि उस ऑर्गेनिक खेती को ज़्यादा हाँ, ज़्यादा कुछ तरफ। उत्तराखंड में भी कुछ ब्लॉक जो हैं, जो कुछ ब्लॉक हैं जहाँ पर बैन कर दिया गया है रासायनिक खाद को। और अभी तो नहीं, अभी तो सरकार समझा रही है लोगों के मन में कि अपने से लोग जैसे गंगा जी के किनारे का बेल्ट जो है अभी लिया जा रहा है पूरा ऑर्गेनिक खेती करने के लिए। उससे दो फायदा होगा कि जो रासायनिक खाद कीटनाशक का जो पानी के साथ बक जाता है नदी में, वो नदी में प्रदूषित हो, और दूसरे जो है लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो। इस समय की मांग है, नहीं होगा तो कुछ दिन के बाद अन्न नहीं होगा, अगर अन्न होगा तो खाने वाले जो है अपंग हो जाएंगे। हम्म। आज पद्म श्री चंद्रशेखर जी से बात करके बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत सारी जानकारी मिली। हम सब लोग चाहेंगे कि आप इसी तरह आविष्कार अपने बीजों पर करते रहें, और अगली बार जब हमारी आपसे मुलाकात हो तो आपको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।